नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 9 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। कल ही न बताए हैं जी, अनुच्छेद 76 क्या आज भी बताए हैं, कल क्या आज भी बताए हैं। अनुच्छेद 76 का संबंध जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से है, महान्यवादी की नियुक्ति से है। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में जो भारत के महान्यवादी हैं ये कौन है? आर वेंकट रमनी साहब है। ये के वेणुगोपाल साहब के जगह पे जो है अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा? आर वेंकट रमनी आर्टिकल 76 महान्यवादी से संबंधित है, डिप्यूट करते हैं राष्ट्रपति। और आर वेंकट रमनी साहब जो है करंट में है। इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे। महान्यवादी भारत सरकार के सबसे बड़ी विधिक अधिकारी होती है। उसी प्रकार से आपका राज्य में जो है महाधिवक्ता, उस राज्य का सबसे बड़ा जो है विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जिसे आप जो है एडवोकेट जनरल कहते हैं। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य के अंदर। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? ये दिया गया था कि आर्टिकल 51 का एक किससे संबंधित है। आज आर्टिकल से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, जनरल कंपटीशन की रीड है संविधान की आर्टिकल और संविधान की नॉलेज। किसी भी एग्जाम को आप तलाश के देख ले, सब दिन बताते आया हूं कि जो मैं आर्टिकल वाली वीडियो दिया हूं उतना आपके अंदर जरूर होना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है आर्टिकल। और खाली 51 कहेगा तो इसमें क्या है भाई? तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 में है। और आर्टिकल 51 के कौ में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य संविधान में जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में 2002 की ईस्वी के अंदर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है को अटैच करके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे आर्टिकल 51 के ए में भाग 4 के ए में रखा गया है। और संविधान में जो ये जोड़ा गया था ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर से रिपीट किया गया, प्रश्न पूछा गया कि जो छऊ नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए छऊ जो है, मैंने इस पे उदाहरण दिया था कि भाई छठ बिहार की त्योहार है तो यूपी में भी मनाए जाते हैं कुछ पार्ट में। इसी प्रकार से छऊ जो है ये बेसिकली है आपका झारखंड का, लेकिन ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी मनाए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि इसमें ऑप्शन क्या था, या फिर तीनों होंगे तो तीनों राइट आंसर होंगे। ठीक है, 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कल बताया था जी, है ना। कल बताया था कि जब भाई पूरे पार्टी की देख लो और पहला भी देख लो। पहला जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब आपके बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष हुए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए। इस प्रकार से आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो सबसे पहले जो अध्यक्षता किए थे ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। और ये कहां पर बैठक हुई थी कांग्रेस का? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे के अंदर। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के? तो ये आपका मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, संस्थापक कौन है कांग्रेस के? एओ ह्यूम है। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? शिमला का संत कहा जाता है। कांग्रेस के कुछ इंपोर्टेंट बैठक हैं, जैसे 1911 इसमें आपका जनगण मन गाया गया था जो कलकत्ता में हुआ था। इसके अलावा 1916 इसमें मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गए थे। इसके अलावा 1929 लाहौर अधिवेशन स्वराज शब्द का मांग किया गया था और तिरंगा को झंडा के रूप में स्वीकार किया गया था। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। 1924 वाला भी रख लीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया एकमात्र अध्यक्षता जो बेलगांव में हुई थी। 1907 वाला भी इंपोर्टेंट है। 1907 सूरत विभाजन जिसमें लाल बाल पाल और नरम दल अलग हुए थे, तो ये सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है ये प्रयागराज
जो उस समय का इलाहाबाद हुआ करता था, यहाँ पर 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। इसी कारण 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के ऊपर ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस कहेंगे तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और इन्हीं के नाम पे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ था, उसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को दिया गया है। पिछले साल ये पुरस्कार 12 आदमी को दिया गया था। इस साल ये पुरस्कार सिंगल पर्सन को, शरद कमल को दिया गया है। अगला एक प्रश्न, विधवा का विलोम शब्द क्या होगा? अब विधवा क्या होता है? ऐसी स्त्री जिसकी पति जो है, जिसकी पति का देहांत हो जाता है, उसे विधवा कहते हैं। तो उसका उल्टा जो है आपका सधवा हो जाता है ना। गांव घर में इसे सुहागन भी कहते हैं। तो हो सकता है कि ऑप्शन में सुहागन भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हिंदी है तो हिंदी जैसे यूज करेगा, है ना। नाक में दम करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो बहुत ज्यादा परेशान करना, है ना। एक होता है कि नाक को तले चना चबाना, बहुत ज्यादा जो इस प्रकार से ही सेंस आता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा परेशान होना, है ना। नाक को तले चबाना इस प्रकार से होता है। नाक में दम करना, बहुत ज्यादा परेशान कर देना, है ना। अब ऐसे परेशान करना जैसे मान लीजिए कि आप किसी से जो है ज्यादा लगाव रख रहे हैं, उसके घर के पास चक्कर लगा रहे हैं, उसका भैया आपको देख रहा है, तो समझ लो इसे बोलते हैं नाक में दम करके रखा है ये आदमी, यार हटता भी नहीं है, ऐसा, है ना। तो नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना। इसके अलावा तलाश का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो जो खोज होता है, शोध होता है, अन्वेषण होता है, ये सब आपका जो है तलाश का जो है पर्यायवाची शब्द हो सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 2015 में प्रधानमंत्री जी ने कौन सी जो है आपका स्कीम चलाया था, योजना चलाया था, वहां पे इस भी पूछा गया था। और कोई योजना जो दिया गया था ऑप्शन में 2015 होने के नाते मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन रखा है। वैसे आप लोग बताएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या था, क्योंकि मैं इसमें कंफर्म नहीं बता सकता कि यही आंसर होगा। लेकिन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी चलाए थे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये हरियाणा से स्टार्ट होता है। और इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में राजस्थान के अंदर जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अवनी लखेरा को बनाया गया है। अवनी लखेरा वही शख्स हैं जो पैरा ओलंपिक में पदक जीत के जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इन्हें जो है राजस्थान सरकार ने, यानी गहलोत सरकार ने इन्हें जो है आपका राजस्थान सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था हिम का पर्यायवाची। हिम मतलब होता है बर्फ। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। तो बर्फ का पर्यायवाची एक तो बर्फ होती है, हिम हो जाएगी, है ना। आइस जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। हिंदी थोड़ा जो है थोड़ा जटिल होती है हमारे लिए, तो आप लोगों के लिए इजी होता होगा। भारत में पड़ोसी देश में सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए, भारत के जो पड़ोसी सीमा है मेनली 7 देशों के साथ लगती है। आपके ऑप्शन में भूटान और नेपाल, इन दोनों में कंफ्यूजन है बच्चे के लिए, ठीक है। तो भूटान और नेपाल में से बता दें कि सबसे छोटा जो हो जाएगा ये आपका भूटान हो जाएगा। भूटान की जो पूरा क्षेत्रफल है वो नेपाल की लगभग आधी भी नहीं है ना। तो ये जो है आपका भूटान यहाँ पे राइट आंसर करना है। जिन्होंने भी भूटान लगाया है उनका राइट आंसर है। ये नहीं पूछा था कि किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है, ये बोल रहा था कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो ये भूटान हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे जो सीमा रेखा की बात है ना, तो सबसे छोटा सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो लद्दाख वाली एरिया जो है ना, यहाँ पर जो टोपी वाला, तो यहाँ पर लगता है थोड़ा सा, ठीक है। जो पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वहां पे लगता है। और सबसे बड़ा जो लगता है ये आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। तो ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि सबसे छोटा किसका है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो आपका बैडमिंटन होता है, जो बैडमिंटन खेल होते हैं ना, तो बैडमिंटन में जो है कोर्ट यानी जो उसके जो ग्राउंड होते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई जो है ऑफिशियली 44 फीट डिक्लेयर किया जाता है। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या आंसर लगाए हैं। अगर मीटर में बात करेंगे तो 13.5 समथिंग मीटर होगा, है ना। इसके आसपास जो ऑप्शन होगा यही राइट आंसर करके आना होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक अच्छा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा,
मिलेंगे आज जो है आप लोगों को, जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कि भाई एमटीएस के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आज लॉन्च हो रही है, तो आज जो है आपको लगभग 9 सवा 9 बजे जो है 9:15 में मान लीजिए एमटीएस का वीडियो आ जाएगा और पहला वीडियो है। और जो भाई बंधु एमटीएस का तैयारी कर रहे हो उसको लगातार एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जब तक एग्जाम होगी तब तक, और साथ में फिर एनालिसिस भी करवाऊंगा। तो आप लोग मुझे बताना कि इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई, और मेरी गारंटी है कि 70% से एभव जो है मैं आपका तैयारी अपने वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। 30% जो है वो आपको जो है आप करना है। वैसे तो मैं 100% बता दूं, लेकिन 100% कोई चीज नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये कमिटमेंट नहीं करूंगा कि 100% आ जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि आपकी तैयारी में इतनी परिपक्व करा दूंगा कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यूं हल हुआ लगेगा। जैसे आपने एसएससी जीडी वगैरह में देखा कि मैंने जो चीज एनालाइज करके बताया आपको जो है एग्जाम में देखने को मिला, वैसे ही मैं आपको जो है बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत ज्यादा शोध करके आपको पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि जो है आप एमटीएस में भी एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।